हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। एक बार फिर से हम जलाते रहो कविता का पुस्तक अभ्यास पूर्ण कर रहे थे, जिसमें हमने पंक्ति से पंक्ति तक, इससे पहले का पुस्तक अभ्यास हमने पहले ही पूर्ण कर लिया है। अब आगे देखिए, आगे पंक्ति से पंक्ति में क्या है, आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और ये कहा गया है कि ये जो कविता की पंक्तियां हैं ना, इनको हम सामान्य पंक्ति के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम सिंपल साधारण वाक्य लिखते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यही बात हमें यहाँ पर देखनी है। आइए देखते हैं। जैसे जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको तुम्ही ने पहला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जलाकर इस चुनौती को स्वीकार किया था, ऐसे लिख सकते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो हमें एक वाक्य के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि जो तिमिर की चुनौती थी उसे तुमने ही पहली बार स्वीकार किया था। तो सामान्य शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि तुम्ही ने पहला, अब यहां देखिए, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। फिर अगला है जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसको हम वाक्य के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तुम ये दिए स्नेह से भर भर कर जलाते रहो। बुझाओ इन्हें यूं पथ न मिल सकेगा। अब अगला प्रश्न क्या है, बुझाओ इन्हें यूं पथ न मिल सकेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बुझाओ इन्हें यूं पथ न मिल सकेगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इन्हें बुझाओ नहीं तो इस प्रकार पथ नहीं मिल सकेगा। चौथा है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो क्या हो सकता है, मगर आज विश्व पर दिवस के समय ही अमावस की सी रात क्यों घिरी आ रही है। सामान्य शब्दों में लिखना है कविता की पंक्तियों को, सामान्य पंक्तियों में, यानी कि पद्यात्मक जो पंक्ति है उसको गद्यात्मक रूप से, सामान्य रूप से लिखना है। आगे है सा सी से का प्रयोग, इसको देख लेते हैं। सा सी से का प्रयोग, घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो यहां पर आपको निशासी मिल गया। स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, यानी कि सी शब्द पर ध्यान दीजिए, जहां सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। ये निशासी, स्वर्ण सी किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है, समानता दिखाने के लिए। मतलब हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि वो सोने जैसी है, हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि वो निशा जैसी है, और इनके बीच में जो चिन्ह लगा है छोटा सा, ये है योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। तो आगे आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना के 5 वाक्य बनाइए। तो अपनी कल्पना के 5 वाक्य बनाने हैं, अर्थात जिनमें सा या सी या से आता हो, ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं। तो ऐसे वाक्य हम क्या बना सकते हैं भाई, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। जैसे वह बच्चा फूल सा मासूम है। अगर मैं कहूं कि वह बच्चा फूल सा मासूम है या पुष्प सा मासूम है, तो फूल सा, तो फूल सा इस प्रकार से लिखेंगे, वह बच्चा फूल सा मासूम है। अगर मैं बोलूं उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, तो चांद, फिर ऐसे ही यहां पर योजक चिन्ह लगेगा और सा, चांद सा चमक रहा है। उसकी आवाज शहद सी मीठी है, या आपकी आवाज शहद सी मीठी है, तो शहद और सी, तो शहद से तुलना कर दी आवाज की, शहद सी मीठी है। नदी का पानी आईने जैसा साफ है या आईने सा साफ है। वह व्यक्ति पर्वत सा अडिग है, पर्वत सा, वह व्यक्ति पर्वत सा अडिग है। तो यहां पर जो चिन्ह लग रहा है बीच में, ये योजक चिन्ह है और तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यह बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी बात,
देखिए भाई, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो क्या करना है, आप परोपकार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए जिन कार्यों को करते हो या आपने जो किए हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई आपने कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपने दूसरों की भलाई के लिए किए हैं, जिनमें आपको लगता है कि इससे दूसरों को कुछ न कुछ भलाई हो गई है। इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या कहेंगे भाई? अब अपने दोस्त को आप कुछ कहना चाहोगे तो आप क्या कहोगे भाई? कि भाई आपको उसको प्रेरित करना है, आपको उससे कहना है कि आप निराश मत हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनको हम सकारात्मक कुछ बातें बता सकते हैं, है ना। उन्हें कुछ हिम्मत दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास से रहेंगे तो हर चुनौती का हम सामना कर सकते हैं, है ना। अगर कभी आपका मित्र किसी खेल में हार मान ले तो तुम उसको समझा सकते हो कि भाई तुम अभ्यास करोगे तो जीत जाओगे, अभ्यास से आप जीत सकते हो, तो फिर वो मेहनत करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी बात आप उन्हें बता सकते हो। आगे है, क्या आपने कभी किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? तो उस घटना का जिक्र करना है। तो इसका जिक्र तो आप ही कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहा है कि तुम इस कार्य को ऐसे कर लो, या आपने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया हो, खेलने के लिए प्रेरित किया हो, किसी कार्य को आपने करने के लिए अपने मित्र को प्रेरित किया हो, तो वह बात आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे है, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही विपरीतार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। अमावस्या वह दिन होता है जब आसमान में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, पूर्ण रूप से अंधेरा होता है, और पूर्णिमा वह दिन होता है जिस दिन आसमान में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हो गई, ये इस पूरी घटना के बारे में आगे लिखा हुआ है। इसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक शब्द आया है अमावस्या, है ना, अमावस्या एक शब्द आया है, एक पूर्णिमा आया है, अमावस्या शब्द आया है, पूर्णिमा आया है। इसके अतिरिक्त एक शब्द आया है कृष्ण पक्ष, एक शब्द आया है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये कुछ शब्द आए हैं, तो इन्हें भी हमें समझना है कि भाई कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो इन्हीं के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए आगे एक चित्र देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र में क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति का वर्णन किया गया है कि अगर आप सबसे नीचे देखोगे जहां पर अमावस्या लिखा हुआ है, ये जो जगह, यहाँ पर आप देखोगे कि चंद्रमा की जो स्थिति है ना वो बिल्कुल डार्क है, मतलब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, तो आप देखोगे कि चंद्रमा भी बड़े होते जा रहे हैं और ज्यादा दिखाई देने लगे, और पूर्णिमा के दिन तो पूरा चांद दिखाई दे रहा है। तो ये बात आपको समझनी है कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद। तो जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहे हों, यानी कि चंद्रमा की जो चंद्रमा है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जब बढ़ रहे हों, तो इस वाले पक्ष को कहेंगे शुक्ल पक्ष। अब जब पूर्णिमा जब हो जाएगी तो पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे फिर से चंद्रमा कम होने लगेगा, यानी कि चंद्रमा का जो आकार है वो छोटा होने लगेगा या कम दिखने लगेगा। हम ऐसे कहिए, आकार तो उतना ही रहेगा लेकिन हमें कम दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से एक दिन फिर से कम होते 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 एक बार फिर से डार्क हो जाएगा, तो तब फिर से अमावस्या हो जाएगी। तो जो पूरा हमारा महीना होता है ना, एक महीने का जो टाइम होता है, उसमें 15 दिन का टाइम ऐसा होता है जो शुक्ल पक्ष होता है, फिर अगले 15 दिन ऐसे होते हैं जो कृष्ण पक्ष होता है। तो यही बात हमें समझनी है। तो कौन कौन सी बातें हमने समझी? एक, हमने समझा कि अमावस्या क्या होती है। भाई अमावस्या वह चरण होता है चंद्रमा की गति के समय जब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और
उसके बाद पूर्णिमा वह समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष, यह चंद्रमा का वह चरण है भाई जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है, यानी कि पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटने लगेगा तो होगा कृष्ण पक्ष, और जब फिर बढ़ने लगेगा, अमावस्या के बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो होगा शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हमारे जो हिंदी कैलेंडर होते हैं उनमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दिया होता है। आगे हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। अगला जो हमारा विषय है तिथि पत्र है। तिथि पत्र को हम कैलेंडर भी कहते हैं। तो ये एक तिथि पत्र आपके सामने दिया गया है जो जनवरी 2023 का है। इसमें देखिए 1 दिनांक से लेकर 31 तक है। तो इसमें तिथियां लिखी हुई हैं। 10वीं शुक्ल लिखा है तो इसका मतलब है 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष की। द्वितीया लिखी है तो इसका मतलब द्वितीया कृष्ण पक्ष की। यहाँ पर मान लो द्वादशी लिखी हुई है तो द्वादशी शुक्ल पक्ष की। अब आप देखोगे कृष्ण कृष्ण शुरुआत के कितने दिनों तक दिखा, आप देखोगे कि शुरुआत में कृष्ण पक्ष आपको कहां तक दिख रहा है, देखो 17 तक आपको कृष्ण पक्ष दिख रहा है, बल्कि और आगे तक दिख रहा है। देखिए हमें कृष्ण पक्ष कहां तक दिख रहा है, 20 तक। उसके बाद हमें क्या दिख रही है, अमावस्या, है ना। फिर शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे महीने का चक्र चलता रहता है। अब आगे हमें इसमें इसी तिथि पत्र के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं, तो भाई दिए गए महीने में कुल 31 दिन है। आपने देख लिया, देखिए 31 डेज हैं। तो 31 दिन हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसमें 31 दिन। तो कितने दिन है, 31 दिन है, कुल 31 दिन है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है। देखिए क्या पूछ रहा है कि पूर्णिमा कब पड़ रही है और अमावस्या कब पड़ रही है। आप स्क्रॉल डाउन करके बार बार उसको देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं तिथि पत्र को। लेकिन पूर्णिमा कब पड़ रही है भाई, पूर्णिमा पड़ रही है 26 जनवरी शुक्रवार को। जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है 26 जनवरी के दिन, और उस दिन है शुक्रवार। तो आप लिख सकते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी और उस दिन है शुक्रवार। इस दिन क्या पड़ रहा है, पूर्णिमा पड़ रहा है, शुक्रवार पूर्णिमा पड़ रही है इस दिन शुक्रवार को, उस दिन 26 जनवरी है। फिर अगला पूछा है अमावस्या कब पड़ रही है, तो 21 जनवरी को पड़ रही है, 21 जनवरी को, और उस दिन है शनिवार, उस दिन है शनिवार। इस महीने कृष्ण पक्ष के कुल कितने दिन हैं। अब भाई कृष्ण पक्ष के कुल कितने दिन होंगे, कृष्ण पक्ष नहीं, एक और भी प्रश्न है ना, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है, ये देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिन का अंतर है। तो भाई कृष्ण पक्ष की सप्तमी तो है 14 जनवरी को। देखो कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी है वो 14 जनवरी को है। आप तिथि पत्र को फिर से देख सकते हैं। कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी 14 जनवरी को है, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है वो है 28 जनवरी को। ठीक है, एक 14 को है, दूसरा 28 को है, तो बीच में कितने दिनों का अंतर हुआ, 14 दिनों का। तो दोनों में 14 दिनों का अंतर है भाई। 14 से 28 तक कितने दिन होंगे, 14 दिन होंगे, तो 14 दिनों का अंतर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इस महीने कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं। तो कृष्ण पक्ष में 7 जनवरी से 21 जनवरी तक कृष्ण पक्ष है ना। 7 जनवरी से शुरू है, 21 जनवरी तक है, तो कुल हो जाएंगे 15 दिन। 15 दिन है किसमें, कृष्ण पक्ष में। तिथि पत्र में देखिए जहां जहां कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है वो सब कृष्ण पक्ष के दिन है, तो 15 दिन है।
और ये कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, तो ये हो जाएंगे 15 दिन। इसके बाद अंतिम प्रश्न पूछता है वसंत पंचमी किस तिथि को है। आगे पूछ रहा है भाई वसंत पंचमी किस तिथि को है, तो वसंत पंचमी आप तिथि पत्र में देखोगे तो ये पड़ रही है 26 जनवरी को। कब पड़ रही है, 26 जनवरी को पड़ रही है, 26 जनवरी को, और उस दिन गुरुवार है। 26 जनवरी को गुरुवार के दिन वसंत पंचमी पड़ रही है। नीचे एक सुंदर सा दृश्य आपको दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए नीचे सुंदर सा दृश्य दिया गया है, इसको देखकर ही आपको लग रहा होगा कि वसंत का समय है। वसंत के समय में इस तरह का माहौल होता है, पेड़ पौधे सब फूलों से कलियों से लदे होते हैं, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। आगे चलते हैं। आगे है आज की पहेली। क्या क्या है आज की पहेली? समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। बहुत अच्छी बात, पवन शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पवन शब्द का अर्थ है हवा। फिर उसके आगे क्या है वो हमें देखना है। कह रहे हैं कि नीचे एक अक्षर जाल दिया हुआ है, वर्ग पहेली जिसको आप कहते हो, अक्षर जाल दिया हुआ है। अक्षर जाल में क्या है, पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। अर्थात अक्षर जाल में ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम पवन शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ होता है, जो एक ही तरह की चीज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आग को हम अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, जल को पानी भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि वो कौन से शब्द हैं जो हवा के लिए प्रयोग हो सकते हैं, पवन के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो हवा आपको दिया ही हुआ है पहले से, एक आपके लिए करके दिया है। अगर आप इस हवा का वा देखो और इसके बाद देखो तो आपको पता चलेगा कि वायु भी एक शब्द है जो पवन के लिए प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हवा अपने आप में एक शब्द है, एक वायु है, इसके अलावा पवन ये एक शब्द हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अनिल, देखिए अनिल का अर्थ हवा होता है, अनल का अर्थ आग होता है, तो अनिल लिखा हुआ है तो इसका अर्थ भी हवा है। समीर का अर्थ भी हवा होता है, तो यही शब्द अभी देखने को मिल रहे हैं, इनके अतिरिक्त शायद कुछ नहीं है। यदि कोई आपको दिखे तो आप उसको कर लेना, वैसे नहीं है। तो ये शब्द हो गए। आगे देखते हैं, आगे है खोजबीन के लिए। कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें और देखें और समझें। आपकी बुक में एक क्यूआर कोड दिया गया है, उसको अगर आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, अपने मोबाइल के क्यूआर स्कैनर से स्कैन करेंगे, या कुछ फोन्स में फोटोज वाले कैमरा वाले से भी हो जाता है, तो जब आप स्कैन करेंगे तो वहां पर आपको कुछ चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। हम सब सुमन एक उपवन के एक कविता है, बढ़े चलो भी एक कविता है, रोज बदलता कैसे चांद भाग 1 और 2। तो इस तरीके से यह पुस्तक अभ्यास पूर्ण हुआ। फिर मिलेंगे एक नए पुस्तक अभ्यास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए।